जे शुरू होती है एक नई यात्रा, सिर्फ रीबॉर्न एम्परर पर। अपने कमरे में वापस आने के बाद आकर्ष कोई ऐसा तरीका खोजने में लगा हुआ था जिससे कि उसके सारे करीबी बच जाए। वैसे तो वह निम्नतल से आया था और उसने अपना चेहरा भी बदल लिया था, तो संभावना बहुत कम थी कि इस बात का पता चले कि वह नील महल से आया है। लेकिन सिंधव अस्त्र के कारण आकर्ष नाम निम्नतल में कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध हो गया था। यहाँ तक कि यहाँ उच्चतल में भी लोग इस नाम को जानते थे। कुशाग्र एक शैल मंडल का योद्धा था, तो उसके लिए जानकारी इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। आज नहीं तो कल वह पता लगा ही लेता। अब इस स्थिति में सबसे पहला शिकार आकर्ष, अरविंद और निशांत बन सकते थे। किसी तरह से अगर उनके आत्ममंडल में झांककर उनसे कोई सवाल किया जाए तो कोई भी व्यक्ति सच सच बता सकता था। आकर्ष के साथ ऐसा हुआ तो वह खुद ही बता देता कि वह नील महल से आया है। वरिष्ठ पिनाक, क्या आपके पास कोई ऐसी तकनीक है जिससे अगर कोई मेरे आत्ममंडल में झांकने की कोशिश करे तो वह मेरे ऊपर नियंत्रण कर पाए? आकर्ष ने शक्ति स्तंभ के भीतर बैठे वरिष्ठ पिनाक से पूछा। एक तकनीक है, उसे सीखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर उसके साथ एक छोटी सी समस्या है। उसको आपको निरंतर इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए आपको छोटी मात्रा में अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगातार इस तकनीक पर खर्च करनी होगी। वरिष्ठ पिनाक की तरफ से जवाब आया, कोई बात नहीं, आप बस मुझे तकनीक बताइए। आकर्ष ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा। इसके बाद वरिष्ठ पिनाक ने आगे कोई सवाल नहीं किया और तकनीक आकर्ष के पास भेज दी। सिर्फ 15 मिनट के भीतर ही आकर्ष तकनीक को इस्तेमाल करना सीख गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसे सक्रिय भी कर दिया। यह तकनीक मुझे अरविंद और विभाग प्रमुख निशांत को भी सिखानी होगी, लेकिन यह बस कुछ देर के लिए काम करेगा। अगर हमेशा के लिए सुरक्षा चाहिए तो कुशाग्र को रास्ते से हटाना होगा और उसके लिए शैल मंडल में प्रवेश करना जरूरी है। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। कुशाग्र भी कोई सामान्य योद्धा नहीं था। यहाँ की जो सबसे बड़ी शूरवीर सूची थी उसमें उसका स्थान 146वां था। जहां तक उसे जानकारी थी तो 100 से लेकर 200 तक के स्थान के ऊपर जितने भी योद्धा थे उन सभी का ऊर्जा स्तर शैल मंडल के तीसरे स्तर से चौथे स्तर के बीच में था। अभी तक इस प्रकार के 4 योद्धाओं से उसका सामना हो चुका था। सबसे पहले अजिताभ, जो 134वें स्थान पर था। उसके बाद एल्डर विभीषण, जो 142वें स्थान पर थे। फिर था कुशाग्र और उसके बाद थे एल्डर योगेश। यही सब सोचते हुए आकर्ष अपने घर से बाहर निकला और सबसे पहले सिंह विभाग के लिए रवाना हो गया। सिंह विभाग में विभाग प्रमुख निशांत थे। उनसे मिलकर उन्हें यह तकनीक सिखानी थी ताकि अगर कुशाग्र या फिर अजिताभ का कोई साथी उनके आत्ममंडल में झांककर कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करे तो भी उसके परिवार वालों से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रहे। सिंह विभाग में आने के बाद आकर्ष ने एक शिष्य से उस स्थान के बारे में पता करने की कोशिश की जहां पर नए शिष्य रुके हुए थे। तुम सिंह विभाग में नए हो? उस शिष्य ने पूछा। मैं असल में कच्छप विभाग से आया हूं। यहाँ सिंह विभाग में मेरा एक दोस्त है, मुझे उससे मिलना है। आकर्ष ने जवाब दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस शिष्य ने पूछा। आकर्ष। और तुम्हारा? आकर्ष ने पहले उस शिष्य के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल किया। तरुण, मेरा नाम तरुण है। उस शिष्य ने अपना नाम बताया। उसने सवाल का जवाब तो दे दिया था, लेकिन थोड़ा उलझन में भी दिखाई दे रहा था, जैसे किसी बात से परेशान हो। क्या हुआ? सब ठीक है? आकर्ष ने पूछा। मुझे तुम्हारा नाम कहीं पर सुना हुआ लग रहा है। हाँ, याद आया, तुम वही आकर्ष होना जिसने सभी की नाक में दम कर रखा है। तरुण ने कुछ याद करते हुए पूछा। मैंने सभी की नाक में दम कर रखा है, ऐसा तुम्हें किसने कहा? आकर्ष ने पूछा। कहेगा कौन? पिछले कुछ समय से यह नाम हर किसी की जुबान पर है। सुना है
तुमने अपने विभाग के एल्डर अमिताभ को काफी परेशान किया है, वह भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। तरुण ने कहा। उसकी इस बात का आकर्ष कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब देता भी क्या, उसके पास कोई सीधा जवाब था ही नहीं। वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हारा साहस काफी पसंद आया। 10 दिन पहले ही तुमने एक ऐसे शिष्य को खत्म कर दिया जो एल्डर अजिताभ शिष्य के रूप में स्वीकार करने वाले थे। अग्नि गुरुकुल के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी शिष्य ने ऐसा काम किया। सिर्फ प्रज्ञा मंडल में होते हुए भी तुम एक एल्डर को दुश्मन बनाने की हिम्मत रखते हो। मैं तो नव मंडल के तीसरे स्तर में हूं, फिर भी मेरे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है, तरुण ने कहा। उसके शब्दों में कोई झूठापन नहीं था। आकर्ष भी साफ देख पा रहा था कि यह सारे शब्द उसके दिल से निकले थे। 1 मिनट, तुम नवमंडल के तीसरे स्तर में हो। अगर तुम्हारा ऊर्जा स्तर इतना आगे है तो तुमने मुख्य शिष्य बनने की कोशिश क्यों नहीं की? तरुण की बात सुनने के बाद आकर्ष को जैसे कुछ याद आ गया था। असल में इस अग्नि गुरुकुल के 4 विभागों के अलावा एक मुख्य विभाग भी था जहां पर सबसे शक्तिशाली शिष्य होते थे। जहां तक आकर्ष को जानकारी थी तो इस मुख्य भाग की इमारत यहां से बहुत दूर थी। इसके अलावा चाहे यज्ञ हो या फिर उसकी पत्नी दिया, दोनों ही इस मुख्य विभाग में थी। आकर्ष भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इस मुख्य विभाग में जा सके। मुख्य विभाग में जाने के 3 रास्ते थे। सबसे पहला रास्ता था प्रतिभा के आधार पर। जिन भी योद्धाओं की प्रतिभा बहुत ज्यादा उच्च थी, यानी कि जिनके चक्रमूल का रंग आसमानी रंग से ऊपर का था, उनके पास मुख्य विभाग में जाने का मौका होता था। बस इसके लिए उन्हें अपने विभाग के विभाग प्रमुख की मदद लेने की जरूरत थी। अगर किसी विभाग का विभाग प्रमुख उस शिष्य को मुख्य विभाग में भेजना चाहे तो उस शिष्य को मुख्य शिष्य बनाया जा सकता था। दूसरा रास्ता था दिव्य योग्यता का। चारों विभागों के पास अपनी खुद की एक उच्च स्तर की दिव्य योग्यता थी। जो भी शिष्य अपने विभाग की दिव्य योग्यता को पूर्ण रूप से सीखकर उसमें महारत हासिल कर ले, वह मुख्य शिष्य बन सकता था। और तीसरा व आखिरी रास्ता था अपनी ताकत का। जिन भी शिष्यों की ताकत नवमंडल के तीसरे स्तर या उससे आगे की थी, वह मुख्य विभाग की शिष्यों की प्रतियोगिता में भाग लेकर मुख्य शिष्य बन सकते थे। मुख्य विभाग कैसा था इसके बारे में बाकी के 4 विभागों के शिष्यों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस कारण आकर्ष के पास भी उस विभाग की जानकारी बहुत सीमित थी। मैं तो खुद मुख्य शिष्य बनना चाहता हूं, लेकिन अभी तक प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई है। ऊपर से मेरा ऊर्जा स्तर भी अभी कुछ ही समय पहले तीसरे स्तर में पहुंचा है। सोच रहा हूं अगली प्रतियोगिता में भाग लूं, तरुण ने जवाब दिया। वैसे तो तरुण आकर्ष से ऊर्जा स्तर के मामले में अभी बहुत आगे था, लेकिन जब वह आकर्ष से बात कर रहा था तो उसकी आंखों में उस प्रकार की हीन भावना बिल्कुल भी नहीं थी जैसी कि बाकी के शिष्यों की आंखों में देखने को मिलती थी। उसका यही स्वभाव आकर्ष को काफी पसंद आ रहा था, वरना अधिकांश शिष्य तो विशाल के जैसे थे। ताकत कम होते हुए भी वह दूसरों को अपनी पहचान के बल पर दबाने की कोशिश करते थे। वह सामने वाला क्षेत्र दिख रहा है, वहीं पर सारे नए शिष्य ठहरे हुए हैं। उनके बीच आपसी मुकाबला चलता रहता है। जाकर देख लो, तुम्हारा साथी भी वहीं पर होना चाहिए। तरुण ने सामने के कुछ घरों और तंबुओं की तरफ इशारा करते हुए आकर्ष से कहा। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं। तंबुओं की संख्या तो 10,000 है। वहां पर एक शिष्य को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। आकर्ष ने अपने सामने मौजूद तंबुओं की तरफ देखते हुए कहा। इसकी तुम चिंता मत करो, मुझे बस उसका नाम और उसके ऊर्जा स्तर के बारे में बताओ, मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ लेता हूं, तरुण ने कहा। आखिरकार वह यहाँ का योद्धा था तो उसके लिए यहाँ के बाकी शिष्यों को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। तरुण की मदद से आकर्ष ने बस 10 मिनट के भीतर ही विभाग प्रमुख निशांत का पता लगा लिया। तुम दोनों अब बातें करो, मैं चलता हूँ। अच्छा, एक और बात, अगली बार जब हमारे विभाग में आओ तो मुझसे मिलकर जरूर जाना। इस विभाग में मैं बहुत कम समय के लिए रहूंगा।
अगर तुम मिलने आओगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, तरुण ने जाने से पहले कहा। जरूर, आकर्ष ने जवाब दिया। तुम तरुण को कैसे जानते हो? तरुण के वहां से जाने के बाद निशांत ने आकर्ष से पूछा। इन सब के बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे आपसे एक और जरूरी विषय पर बात करनी है। आकर्ष ने अपने शब्दों में थोड़ी गंभीरता लाते हुए कहा। इसके बाद उसने वरिष्ठ निशांत को पूरी कहानी सुना दी। तो कुशाग्र से बचने का अब तुम्हारे पास क्या रास्ता है? निशांत ने पूछा। मैं आपको एक तकनीक सिखाने वाला हूं। इसके साथ आप काफी आसानी से अपनी यादों को पढ़ने से उन दोनों को रोक सकते हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। इसके बाद उसने समय बर्बाद न करते हुए जल्दी से वह तकनीक निशांत को सिखा दी। आप इसका अभ्यास करें। मैं तब तक जाकर अरविंद से मिलता हूं, आकर्ष ने निशांत से कहा और उसके बाद सिंह विभाग से निकलकर अमर विभाग में आ गया। यहाँ पर भी उसने शिष्यों से अरविंद के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में आकर्ष ने खुद ही अरविंद को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वह अरविंद के बारे में पता कर रहा था, उस समय उससे थोड़ी ही दूरी पर 3 और शिष्य खड़े होकर उसे घूर रहे थे। इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। पहले शिष्य ने पूछा, लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि इसे देखा कहां पर है। दूसरे शिष्य ने कहा, याद आया। तुम्हें वह शिष्य याद है जिसने 10 दिन पहले अपने ही विभाग के एक दूसरे शिष्य को जान से मार दिया था? क्या नाम था उसका? हाँ आकर्ष, यह उसके जैसा नहीं लग रहा। तीसरे शिष्य ने कहा। उसकी यह बात सुनकर बाकी के दोनों शिष्य ध्यान से आकर्ष के चेहरे को देखने लगे। उसके जैसा नहीं बल्कि यह वही है यही आकर्ष है। पहले शिष्य ने एक धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा। फिर तो हमें जाकर इस बारे में अनिल को बताना चाहिए, दूसरे शिष्य ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बाकी के दोनों शिष्य ध्यान से एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगे। इसके बाद तीनों ही वहां से रवाना हुए और भागते हुए एक घर के बाहर आ गए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। लगभग आधे मिनट के बाद एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। तुम तीनों यहाँ? उस व्यक्ति ने उन तीनों शिष्यों से सवाल किया। अनिल भाई, आकर्ष यहाँ पर आया हुआ है, पहले शिष्य ने जवाब दिया। आकर्ष? कौन सा आकर्ष? यह व्यक्ति जिसका नाम अनिल था, उसने अब की बार गंभीर स्वर में पूछा। कच्छप विभाग वाला आकर्ष, दूसरे शिष्य ने जवाब दिया। जैसे ही उसने अपनी बात कही, अचानक से उस व्यक्ति अनिल की आंखें कत्ल के भाव से भर गई। उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया और एक दूसरे घर की तरफ चल पड़ा। सुधीर भाई, एक घर के बाहर पहुंचकर अनिल ने आवाज लगाई। क्या हुआ? आवाज लगते ही तुरंत घर का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर आया। इसका नाम था सुधीर। अनिल और सुधीर दोनों के चेहरे दिखने में काफी हद तक एक जैसे थे, क्योंकि दोनों भाई थे। आकर्ष यहाँ पर आया हुआ है, अनिल ने हल्का मुस्कुराते हुए सुधीर से कहा। जैसे ही उस व्यक्ति सुधीर ने आकर्ष का नाम सुना, उसकी आंखें भी कत्ल के भाव से भर गई। असल में अनिल और सुधीर यह दोनों ही आकर्ष के दुश्मन थे। वजह यह थी कि अजिताभ के 3 शिष्यों में से एक शिष्य, जो कि उसका पहला शिष्य भी था, गुरुकुल का एक तृतीय श्रेणी का एल्डर था। अनिल और सुधीर दोनों उसी के शिष्य थे। जब इन दोनों भाइयों को पता चला कि आकर्ष ने उनके मास्टर को सभी के सामने बेइज्जत किया है, तो दोनों आकर्ष को जान से मारने की योजना बनाने लगे। इसके लिए उन्होंने आकर्ष के साथ ही अरविंद को काफी ज्यादा परेशान भी किया ताकि अरविंद आकर्ष को उनके अमर विभाग में बुला सके। लेकिन अरविंद ने कभी ऐसा नहीं किया। अब जब उन दोनों को पता चल चुका था कि आकर्ष खुद अपनी मर्जी से उनके विभाग में आ चुका है, तो दोनों की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। दूसरी तरफ आकर्ष को अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर उसके पहले से ही 2 दुश्मन हैं।
लगभग आधे घंटे तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक शिष्य से पता चल गया कि अरविंद कहाँ पर है। अरविंद के घर के सामने आने के बाद उसने अरविंद को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्या वह साधना कर रहा है? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से पूछा। अगर वह साधना कर भी रहा था तो भी आकर्ष का उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए उसने उस घर के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को स्पर्श होने वाला था, अचानक से उसे कुछ खतरा महसूस हुआ। वह झट से पीछे हटा, लेकिन तब तक उस पर प्रहार हो चुका था। एक लात सीधे आकर उसके पेट पर लगी। अच्छी बात यह थी कि आकर्ष पहले ही सतर्क हो गया था, तो उसे कोई गहरा जख्म नहीं लगा। लेकिन प्रहार में फिर भी इतनी ताकत तो थी कि आकर्ष को थोड़ा दर्द महसूस करवा दे। कौन हो तुम? आकर्ष ने एक कर्कश स्वर में प्रहार करने वाले व्यक्ति से पूछा। आकर्ष, यहां से चले जाओ। यह दोनों सुधीर और अनिल है। जिस अजिताभ ने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की थी, यह दोनों उसके शिष्य के शिष्य है। अचानक से आकर्ष को एक स्वर सुनाई पड़ा। यह आवाज काफी जानी पहचानी थी। उसका ध्यान एकदम से दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के आगे सुधीर खड़ा था और उसके पीछे था उसका छोटा भाई अनिल, जिसने अरविंद को पकड़ रखा था। अरविंद के चेहरे पर कई सारे निशान बने हुए थे। स्पष्ट था कि किसी ने बार बार उसके चेहरे पर प्रहार किया था। अरविंद की ऐसी हालत देखकर आकर्ष का खून खौलने लगा। इससे भी ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि यह दोनों अजिताभ के शिष्य थे और उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ ही अरविंद को परेशान कर रहे थे। अरविंद को इस लड़ाई में लाकर तुम दोनों ने सही नहीं किया। छोड़ दो उसे। आकर्ष ने बहुत ही ठंडी आवाज में सुधीर और अनिल से कहा, पर उसकी आवाज का दोनों पर कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टा अनिल तो हंस पड़ा। छोड़ दूं इसे, पर मेरा मन नहीं कर रहा, अनिल ने कहा और फिर एक जोर का तमाचा अरविंद के गालों पर जड़ दिया। यह तमाचा इतनी जोर से मारा गया था कि अरविंद का गाल सूज गया। मैंने कहा छोड़ दो उसे। आकर्ष ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया। शब्द वही थे, इस बार उनमें कर्कशता कुछ ज्यादा थी। नहीं छोड़ूं तो? हिम्मत है तो खुद छुड़ा लो, अनिल ने हंसते हुए कहा और एक और तमाचा अरविंद के गालों पर जड़ दिया। यह देखकर आकर्ष का चेहरा बिना किसी भाव का हो गया। उसके चेहरे पर से गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया था। तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने ठंडी आवाज में कहा। इसके बाद उसने अपने कदम धीरे धीरे अनिल की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर कोई भाव तो नहीं थे, लेकिन कोई भी उसके चलने के तरीके से बता सकता था कि इस समय वह कितना ज्यादा गुस्से में है। उसके शरीर के भीतर से सुनहरी ऊर्जा के पुंज फूट रहे थे, मानो अंदर ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी हो। वूश! आकर्ष को आगे बढ़ते देख सुधीर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। सुधीर नवमंडल के पहले स्तर का योद्धा था। किसी और शिष्य के लिए तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन आकर्ष को उसका कोई डर नहीं था। जैसे ही वह आकर्ष के करीब पहुंचा, उसने एक जोर का प्रहार उसके चेहरे पर करने की कोशिश की। उसका मुक्का जैसे ही आकर्ष के चेहरे पर लगने वाला था, आकर्ष ने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके मुक्के को रोक लिया। फिर क्या था? दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। बिना रुके सुधीर लगातार प्रहार किया जा रहा था। अगर कोई भी नवमंडल के पहले स्तर का योद्धा होता तो इस समय तक सुधीर के प्रहारों के सामने कमजोर पड़ने लगता। लेकिन आकर्ष के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पर सुधीर कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि आकर्ष अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी ऊर्जा को उसके शरीर से अलग कर रहा था। पिछली बार की तरह इस बार सुधीर की ऊर्जा ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि सुधीर के पास ऐसी कोई दिव्य योग्यता नहीं थी जो उसकी ऊर्जा को आक्रामक बना दे। बांग! अचानक से एक मुक्का सीधा जाकर सुधीर के मुंह पर लगा। इस एक ही प्रहार में सुधीर का जबड़ा पूरा कंपन करने लगा
और वह घूमते हुए काफी दूर जा गिरा। उसके चेहरे का रंग पूरा सफेद पड़ चुका था। शरीर पर आया पसीना साफ बता रहा था कि वह इस समय कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। यह नजारा देखकर अनिल के चेहरे का रंग काला पड़ गया। इस समय तक अमर विभाग के भी कई सारे शिष्य वहां पर इकट्ठा हो गए थे। पहले तो सभी साधना कर रहे थे, लेकिन जब लड़ाई की आवाज उन्हें सुनाई दी तो एक एक करके सभी अपने घरों से बाहर आने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने आकर्ष को भी पहचान लिया। उन्हें सुधीर और अनिल दोनों की पहचान पता थी, तो उन्हें यह समझने भी देर नहीं लगी कि दोनों के बीच लड़ाई कैसे शुरू हुई होगी। सुधीर को घायल करने के बाद आकर्ष ने किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई। वह सीधा सुधीर के पास गया और सबसे पहले उसके पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके बाद एक जोर के झटके के साथ उसके पैर की हड्डी को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उसने सुधीर के गले को पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। सुधीर दर्द से तड़प रहा था। उसके गले पर दबाव देते हुए आकर्ष ने अनिल की तरफ देखा और कर्कश आवाज में कहा, छोड़ो उसे। यह तुम बहुत गलत कर रहे हो आकर्ष। यह गुरुकुल के नियमों के कैच। अनिल को लगा था कि आकर्ष बस मजाक कर रहा है। वह सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने उसके शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आकर्ष ने सुधीर के गले पर दबाव दिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। आकर्ष कुछ ऐसा कर देगा, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अनिल पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने किसी ने उसके भाई को मार दिया। यह झटका वो सहन ही नहीं कर पाया। वह पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थिर था कि तभी आकर्ष अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसने अनिल का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि अनिल कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाया। मुझे छोड़ दो आकर्ष। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो गुरुकुल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अनिल ने आकर्ष को डराने की कोशिश की। गुरुकुल की नजर में गलती है, फिर चाहे वह छोटी हो या फिर बड़ी। जब तुम्हारे भाई को मार कर मैंने गलती कर दी है, तो मैं गुरुकुल का नियम पहले ही तोड़ चुका हूं। अब अगर तुम्हें खत्म किया तो गुरुकुल की नजर में मेरी गलती को गलती ही माना जाएगा। जब सजा दोनों जगह ही बराबर है, तो फिर साथ में तुम्हारा काम भी तमाम कर देता हूं। आकर्ष ने कर्कश आवाज में कहा। इसके तुरंत बाद उसने अपनी ऊर्जा के घेरे को सक्रिय किया, लेकिन उससे पहले अरविंद को खुद से दूर भेज दिया ताकि वह इस मामले से ना जुड़े। ऊर्जा के घेरे में बंद होने के बाद बाहर के लोगों को पूरी तरह से दिखना बंद हो गया कि अंदर क्या चल रहा है। इसी का फायदा उठाकर आकर्ष ने अनिल को खत्म करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुक जाओ आकर्ष, सारी गलती मेरी है। मैं अपनी गलती मान रहा हूं। तुम कहोगे तो अब से मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूं। बस मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं आज के बाद अरविंद को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। उल्टा उसको अपनी जान बचाने के लिए अनिल ने हर संभव कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आकर्ष ने फिर भी उसे खत्म कर दिया। खत्म होने के बाद भी अनिल की आंखों में आश्चर्य और उलझन का भाव साफ देखा जा सकता था। दोनों भाइयों को खत्म करने के बाद आकर्ष ने सीधा वरिष्ठ पिनाक को आवाज लगाई और उनसे दोनों भाइयों के चक्रमूल का पता लगाने को कहा। दोनों क्योंकि खत्म हो चुके थे तो उनका चक्रमूल भी धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा था। जल्द से जल्द उन्हें अवशोषित करना जरूरी था। सबसे पहले उसने छोटे भाई अनिल के चक्रमूल को अवशोषित किया। उसकी चक्रमूल की ऊर्जा जैसे ही आकर्ष के चक्रमूल के साथ जाकर जुड़ी, आकर्ष के चक्रमूल का रंग बदलकर हल्का आसमानी हो गया। अनिल के पास हरे रंग का चक्रमूल था तो उसने आकर्ष के हरे रंग के चक्रमूल में इतनी बड़ी वृद्धि कर दी। लेकिन जब आकर्ष ने सुधीर के चक्रमूल की ऊर्जा को अवशोषित किया तो उसके चक्रमूल के रंग में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। कारण यह था कि सुधीर का चक्रमूल भी हरे रंग का था, और क्योंकि आकर्ष का चक्रमूल आसमानी रंग में बदल चुका था
तो आसमानी रंग से नीचे होने के कारण हरे रंग ने उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाया। वरिष्ठ पिनाक ने इस बारे में आकर्ष को पहले ही जानकारी दे दी थी, इसलिए आकर्ष को इस परिणाम के साथ कोई आश्चर्य या निराशा नहीं हुई। उल्टा वह तो खुश था कि कम से कम उसका चक्रमूल अब हल्के आसमानी रंग का हो गया था। दोनों भाइयों के चक्रमूल को अवशोषित करने के बाद आकर्ष ने अपने ऊर्जा के घेरे को निष्क्रिय किया और वहीं पर साधना करने बैठ गया। आकर्ष, यहां से निकलो। अमर विभाग के न्याय समूह के एल्डर कभी भी यहां पर आते होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहां पर पकड़ लिया तो तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। अरविंद ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। न्याय समूह के एल्डर को आने दो। आकर्ष ने अरविंद की बात का जवाब दिया और फिर से साधना करने बैठ गया। इस समय आसपास खड़े बाकी शिष्यों के मन में भी इसी प्रकार के सवाल चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक मोटा सा आदमी प्रकट हुआ। प्रणाम एल्डर आस्तिक। उस व्यक्ति को देखते ही सभी शिष्यों ने एक साथ उसे प्रणाम किया, मगर उस व्यक्ति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसका पूरा ध्यान तो इस समय आकर्ष पर था। यह सब तुमने किया? उसने एक कठोर आवाज में पूछा। उसकी आवाज सुनकर आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। प्रणाम एल्डर। आकर्ष ने कुछ देर के लिए उसके सवाल को नजरअंदाज किया और पहले उसे प्रणाम किया। आस्तिक ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष भी उसे प्रणाम करेगा। प्रणाम। इन दोनों को तुमने खत्म किया। आस्तिक ने पहले उसके प्रणाम का जवाब दिया और फिर अपना सवाल दोहराया। मैंने यह किया है या नहीं, इस पर आप वैसे भी फैसला नहीं लेने वाले, तो सवाल का क्या मतलब? आकर्ष ने जवाब दिया। दरअसल गुरुकुल का एक नियम था, जिसके अनुसार अगर कोई भी शिष्य दूसरे विभाग में जाकर वहां के शिष्य को जख्मी कर देता है, तो दूसरे विभाग का न्याय समूह वहां पर फैसला नहीं लेगा। वहां पर फैसला वही न्याय समूह लेगा जहां से वह शिष्य आया था। इस स्थिति में भी एल्डर आस्तिक कोई फैसला नहीं ले सकते थे। पूरा फैसला कच्छप विभाग का न्याय समूह ले सकता था। एल्डर विभीषण को मैंने संदेश भेज दिया है। थोड़ी देर में वह यहां पर आ जाएंगे। तब तो तुम बताओगे ना कि यह सब तुमने किया है या नहीं? एल्डर आस्तिक ने पूछा। बिल्कुल। जब मेरे विभाग के न्याय समूह के लोग यहां पर आ जाएंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। तब तक के लिए मुझे परेशान मत कीजिएगा, आकर्ष ने कहा और फिर पास ही के एक घर में जाकर साधना करने बैठ गया। सारे शिष्य और एल्डर आस्तिक आकर्ष का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थे। आकर्ष एल्डर आस्तिक से भी नहीं डरा था। यह सभी के लिए अविश्वसनीय था। कच्छप विभाग के एल्डर विभीषण के पास जब यह संदेश पहुंचा तो वह तुरंत अमर विभाग के लिए रवाना हो गए। अजिताभ के पास भी इस बारे में संदेश पहुंच चुका था। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष दूसरे विभाग में जाकर भी किसी शिष्य को मार सकता है। गुस्से में वह भी अपने घर से बाहर निकला और अमर विभाग के लिए रवाना हो गया। उसकी तेज रफ्तार के साथ अमर विभाग में पहुंचने में उसे मुश्किल से 2 मिनट का समय लगा। विभाग में आते ही उसने सबसे पहले एल्डर आस्तिक से मुलाकात की। प्रणाम एल्डर आस्तिक। प्रणाम। दोनों एल्डरों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। आकर्ष कहां पर है? अजिताभ ने सीधा सवाल किया। जिन 2 लोगों को आकर्ष ने खत्म किया था वह उसके शिष्य के शिष्य थे। उन्हें खत्म करने का सीधा मतलब यह था कि आकर्ष ने उसे चुनौती दी थी। पहले आप यह बताइए कि क्या आपके कच्छप विभाग के सारे लोग ही ऐसे हैं? जवाब देने की जगह एल्डर आस्तिक ने गुस्से से उबलते हुए वापस सवाल किया। क्या हुआ? एल्डर आस्तिक को इस तरह से गुस्सा होते देख अजिताभ को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? सबसे पहले तो आपके विभाग के शिष्य ने यहाँ पर आकर यहाँ के विभाग के नियम तोड़े, और जब मैंने उससे इस बारे में सवाल किया तो वह मुझसे ही कह रहा है कि जब उसके विभाग के न्याय समूह के लोग आएंगे तब वह जवाब देगा। क्या हम यहाँ पर ऐसे ही है?
हमारा कोई प्रभुत्व नहीं है। एल्डर आस्तिक ने गुस्से से भरे स्वर में जवाब दिया। अब यह सुनकर तो अजिताभ का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह तो पहले से ही आकर्ष पर गुस्सा था, अब तो उसे आकर्ष पर प्रहार करने का एक और मौका मिल गया था। कहाँ पर है वो? अजिताभ ने सवाल किया। उस घर में, एल्डर आस्तिक ने जवाब दिया। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वह अपना अपराध मानने की जगह दूर जाकर बैठा है? अजिताभ ने गुस्से से उबलते हुए कहा और फिर तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा। वह कोई ऐसा कदम उठा लेगा इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। यहां तक कि एल्डर आस्तिक भी चौंक पड़े। अजिताभ ने न सिर्फ दूसरे के काम को अपने हाथों में लेने की कोशिश की बल्कि उसने प्रहार करके उस घर को भी तोड़कर चकनाचूर कर दिया जिसमें आकर्ष बैठा था। बाहर घर के टूटने की आवाज सुनकर आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि अजिताभ ने उसके घर को तोड़ा है तो उसकी आंखों में भी कत्ल का भाव उतर आया। एक गधे में भी तुमसे ज्यादा समझ होती है। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि गुरुकुल के नियम क्या है? यह गुरुकुल तुम्हारे पिता का नहीं है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर लोगे। किस अधिकार से तुमने इस घर पर प्रहार करके इसको तोड़ा? आकर्ष ने बिल्कुल ठंडे स्वर में पूछा। उसके यह सवाल सुनकर सभी चौंक पड़े। एल्डर आस्तिक के लिए भी विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था कि आकर्ष अपने ही विभाग के एक वरिष्ठ एल्डर से इस तरह से बात कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने इस पूरे मामले को अच्छे से समझा तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अजिताभ गलत लगने लगा। अग्नि गुरुकुल जैसा बड़ा गुरुकुल नियमों के कारण ही आज तक अस्तित्व में था। अगर सभी नियमों को नजरअंदाज करने लगते तो कब का गुरुकुल में विद्रोह शुरू हो जाता। इन सख्त नियमों के कारण ही तो सभी लोग डरते थे। यहाँ तक कि गुरुकुल प्रमुख भी इन नियमों से बाध्य थे। गुरुकुल का नियम साफ कहता था कि जब भी कहीं लड़ाई होती हो या किसी ने कोई नियम तोड़ा हो तो मामले की जांच करने का पूरा अधिकार न्याय समूह के एल्डर के पास होगा और वही सजा भी सुना सकता है। उसके अलावा चाहे गुरुकुल प्रमुख भी क्यों ना आ जाए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो फिर अजिताभ कौन होता था बीच में आकर आकर्ष के घर को तोड़ने वाला? क्या कहा तुमने? आकर्ष के शब्दों को सुनकर अजिताभ का गुस्सा भड़क उठा। पर इससे पहले कि आकर्ष से इस बारे में कुछ कहता, आकर्ष ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। क्यों तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हारे जैसे बड़े एल्डर को भी यह बताना होगा कि गुरुकुल के नियम क्या है? जब यहाँ का पूरा फैसला न्याय समूह के एल्डरों के हाथ में है तो तुम बीच में आने वाले कौन हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो चलकर विभाग प्रमुख से बात कर लेते हैं या फिर एल्डर आस्तिक से पूछ लेते हैं। क्यों एल्डर आस्तिक, आपका क्या कहना है? अजिताभ ने न सिर्फ दूसरे के काम को अपने हाथों में लेने की कोशिश की बल्कि उसने प्रहार करके उस घर को भी तोड़कर चकनाचूर कर दिया जिसमें आकर्ष बैठा था। बाहर घर के टूटने की आवाज सुनकर आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि अजिताभ ने उसके घर को तोड़ा है तो उसकी आंखों में भी कत्ल का भाव उतर आया। एक गधे में भी तुमसे ज्यादा समझ होती है। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि गुरुकुल के नियम क्या है? यह गुरुकुल तुम्हारे पिता का नहीं है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर लोगे। किस अधिकार से तुमने इस घर पर प्रहार करके इसको तोड़ा? आकर्ष ने बिल्कुल ठंडे स्वर में पूछा। उसके यह सवाल सुनकर सभी चौंक पड़े। एल्डर आस्तिक के लिए भी विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था कि आकर्ष अपने ही विभाग के एक वरिष्ठ एल्डर से इस तरह से बात कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने इस पूरे मामले को अच्छे से समझा तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अजिताभ गलत लगने लगा। अग्नि गुरुकुल जैसा बड़ा गुरुकुल नियमों के कारण ही आज तक अस्तित्व में था। अगर सभी नियमों को नजरअंदाज करने लगते तो कब का गुरुकुल में विद्रोह शुरू हो जाता। इन सख्त नियमों के कारण ही तो सभी लोग डरते थे। यहाँ तक कि गुरुकुल प्रमुख भी इन नियमों से बाध्य थे। गुरुकुल का नियम साफ कहता था कि जब भी कहीं लड़ाई होती हो या किसी ने कोई नियम तोड़ा हो तो मामले की जांच करने का पूरा अधिकार न्याय समूह के एल्डर के पास होगा और वही सजा भी सुना सकता है।
उसके अलावा चाहे गुरुकुल प्रमुख भी क्यों ना आ जाए, वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो फिर अजिताभ कौन होता था बीच में आकर आकर्ष के घर को तोड़ने वाला? क्या कहा तुमने? आकर्ष के शब्दों को सुनकर अजिताभ का गुस्सा भड़क उठा। पर इससे पहले कि आकर्ष से इस बारे में कुछ कहता, आकर्ष ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्यों तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हारे जैसे बड़े एल्डर को भी यह बताना होगा कि गुरुकुल के नियम क्या है? जब यहाँ का पूरा फैसला न्याय समूह के एल्डरों के हाथ में है, तो तुम बीच में आने वाले कौन हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो चलकर विभाग प्रमुख से बात कर लेते हैं, या फिर एल्डर आस्तिक से पूछ लेते हैं। क्यों एल्डर आस्तिक, आपका क्या कहना है? न्याय समूह का एल्डर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता था कि उसे कोई कुछ कह सकता था। विभाग प्रमुखों को भी पूरा ध्यान रखना पड़ता था। फिर अजिताभ तो कुछ भी नहीं था। अजिताभ को चुप करवाने के बाद एल्डर विभीषण ने आकर्ष की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने इन दोनों को खत्म किया? हाँ, आकर्ष ने सीधा जवाब दिया। क्यों? एल्डर विभीषण ने पूछा। इस बार उनकी आवाज में गंभीरता के साथ कर्कशता भी थी। क्योंकि सुधीर ने मुझ पर पहले प्रहार करके मुझे मारने की कोशिश की। अपनी आत्मरक्षा में मैंने उसे खत्म किया। रही बात अनिल की, तो उसने मेरे एक दोस्त को पकड़कर मुझे धमकी दी, इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। आकर्ष ने जवाब दिया। झूठ मत बोलो, मैंने शिष्यों से इस बारे में पता किया है। यह बात सच है कि सुधीर ने तुम पर प्रहार किया था, लेकिन वह प्रहार इतना जानलेवा भी नहीं था कि तुम अपनी आत्मरक्षा में उसे मार डालो। और अनिल ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जैसा तुम बता रहे हो। तुम्हारी बातें पूरी तरह से निराधार है। एल्डर आस्तिक ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। मैं भी उनकी बात से सहमत हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त को पकड़कर तुम्हें धमकी दी गई थी, तो अपने दोस्त से कहो कि प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे। प्रकृति के सामने कोई भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है, चाहे योद्धा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। अभी पता चल जाएगा कि तुम कितने सच्चे हो। एल्डर विभीषण ने भी एल्डर आस्तिक की बात से सहमति जताते हुए कहा। यह सुनकर अरविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अच्छे से पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा आकर्ष कह रहा है। अगर वह यहाँ पर झूठ कह देता है तो उसका अस्तित्व मिट सकता था। अरविंद को खुद की जान की परवाह नहीं थी, लेकिन वो यह भी जानता था कि अगर वह खुद का बलिदान दे दे तो भी अपने दोस्त आकर्ष को नहीं बचा सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक इसी समय पर आकर्ष ने एल्डर आस्तिक और एल्डर विभीषण को संबोधित करते हुए कहा, तो तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि सारी गलती तुम्हारी थी? एल्डर विभीषण ने पूछा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आकर्ष ने जवाब दिया। तो क्या कहना चाहते हो? एल्डर आस्तिक ने पूछा। अब की बार आकर्ष की तरफ से जवाब नहीं आया। उसने ऊर्जा के द्वारा एल्डर विभीषण और एल्डर आस्तिक दोनों के पास एक संदेश भेज दिया। जैसे ही उसका संदेश दोनों एल्डरों को प्राप्त हुआ, दोनों के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में इशारा करके कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। तुरंत दोनों आगे बढ़े और आकर्ष को घेर लिया। एल्डर आस्तिक ने अपने ऊर्जा के घेरे को सक्रिय किया और एल्डर विभीषण सहित आकर्ष को भी उसे घेरे में बंद कर दिया। घेरे का आकार धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, जिस कारण से बाकी सभी लोग दूर हटने लगे। यह घेरा भी काफी हद तक आकर्ष के घेरे के जैसा था। अपने प्रचंड रूप में आने के बाद कोई भी इसके भीतर नहीं देख सकता था। क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कि दोनों एल्डर आकर्ष पर काफी ज्यादा गुस्सा है और उसे अकेले में सजा देना चाहते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर उसे सजा मिली तब तो उसका मरना निश्चित है। सारे शिष्य अपने अपने मत देने लगे। अजिताभ का भी कुछ ऐसा ही सोचना था, लेकिन साथ में उसके मन में एक अजीब सी भावना भी उत्पन्न हो रही थी।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे आकर्ष, एल्डर आस्तिक और एल्डर विभीषण तीनों एक ही पक्ष में जा चुके हैं। घेरे के अंदर एल्डर विभीषण और एल्डर आस्तिक दोनों आकर्ष को घेर कर खड़े थे। आकर्ष, अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो मेरा विश्वास करो, मैं किसी सबूत का भी इंतजार नहीं करूंगा। बीच में कोई भी आ जाए तुम्हें मैं मारकर रहूंगा। एल्डर आस्तिक ने कर्कश आवाज में आकर्ष से कहा। आप पहले निरीक्षण तो कर ले, उसके बाद देखेंगे। आकर्ष ने जवाब दिया और अपना हाथ आगे कर दिया। असल में थोड़ी देर पहले उसने संदेश भेजकर दोनों एल्डरों को यह बताया था कि उसके पास पीले रंग का चक्रमूल नहीं बल्कि आसमानी रंग का चक्रमूल है। दोनों एल्डरों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों कोई जोखिम भी नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। अगर यह सिद्ध हो जाता है कि आकर्ष के पास आसमानी रंग का चक्रमूल है, तब तो आकर्ष को कोई भी सजा नहीं मिलने वाली थी। अग्नि गुरुकुल में आसमानी, नीले और बैंगनी रंग वाले चक्रमूल के योद्धाओं को कुछ नियमों से बाहर रखा गया था। इनमें से एक नियम यह भी था कि यह तीनों चक्रमूल वाले योद्धा अगर अपने ही विभाग या किसी भी विभाग के शिष्य की जान ले लेते हैं तो उन्हें कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। गुरुकुल इन तीन चक्रमूल वाले शिष्यों को काफी ज्यादा महत्व देता था। उनकी नजर में यह वह खजाना थे जो हमेशा अग्नि गुरुकुल की ताकत को बनाकर रख सकते थे। संशय से भरी नजरों के साथ एल्डर आस्तिक ने अपनी जादुई अंगूठी में से चक्रमूल मणि निकाला और आकर्ष के चक्रमूल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 सेकंड में ही परिणाम सामने आने वाला था और उसके बाद इस बात का फैसला किया जाने वाला था कि आकर्ष को सजा दी जाएगी या नहीं। दोनों एल्डर बड़े ही ध्यान से अपनी नजरें चक्रमूल मणि पर गड़ाकर बैठे थे। उससे जुड़ी वह एक छोटी सी भी जानकारी को छोड़ना नहीं चाहते थे। 10 सेकंड का समय ज्यादा नहीं था। समय पूरा होने के बाद दोनों एल्डरों की आंखों के सामने एक आसमानी रंग की रोशनी प्रकट हो गई। इसका चक्रमूल सच में आसमानी रंग का है। एल्डर आस्तिक ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। आश्चर्यचकित तो एल्डर विभीषण भी थे, लेकिन साथ में उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। उनके हिसाब से तो उस तृतीय श्रेणी के एल्डर ने ही गड़बड़ की थी जिसने आकर्ष के चक्रमूल का निरीक्षण किया था। जिसका चक्रमूल आसमानी रंग का है, उसको उसने पीले रंग का कैसे बता दिया। उसकी एक गलती की वजह से आज अग्नि गुरुकुल इतने प्रतिभाशाली योद्धा को खोने वाला था। आकर्ष, क्यों ना तुम मेरे शिष्य बन जाओ। कच्छप विभाग में तो तुम्हारी सुरक्षा कोई भी नहीं करने वाला। इससे बेहतर है हमारे विभाग में आ जाओ। मैं हमारे विभाग प्रमुख से कहूंगा कि वह तुम्हारे विभाग प्रमुख से बात करें। चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी दोष नहीं देगा। एल्डर आस्तिक ने तुरंत प्रस्ताव दिया। यह आप कैसी बात कर रहे हैं एल्डर आस्तिक? आकर्ष हमारे विभाग का शिष्य है। मेरे यहाँ पर होते हुए आप इसे मेरे सामने से चुराने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? एल्डर विभीषण ने नाराज होते हुए कहा। इसे चुराना नहीं बल्कि बचाना कहते हैं। क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि अजिताभ किस प्रकार का इंसान है? आकर्ष को खत्म करवाने के लिए वह यहां तक आ गया। आपके विभाग में तो वह आकर्ष को मारने की हर संभव कोशिश करेगा। अगर यह हमारे विभाग में रहा तो कम से कम हम लोग इसकी सुरक्षा तो करेंगे। एल्डर आस्तिक ने कहा। यह सुनकर एल्डर विभीषण चुप हो गए। कहीं ना कहीं वो भी एल्डर आस्तिक की बात से सहमत थे, लेकिन वह आकर्ष को भी नहीं जाने दे सकते थे। आपने मुझे प्रस्ताव दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर आस्तिक। लेकिन मैं किसी का पक्ष तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह मुझे मजबूर ना कर दे। अजिताभ मुझे मारना चाहता है, यह मुझे भी पता है, लेकिन पूरा विभाग तो उसके जैसा नहीं है। ऊपर से मैंने अपने विभाग की सबसे शक्तिशाली कवच श्रेणी की उच्च स्तर की दिव्य योग्यता भी सीख ली है। हालांकि इसमें महारत हासिल करने में अभी समय लगेगा, लेकिन इसका अभ्यास शुरू करने के बाद आपके विभाग में नहीं आ सकता। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आकर्ष ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा।
साथ में उसने अपनी कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता का भी प्रदर्शन किया। यह देखकर एल्डर आस्तिक की आंखों में जहां निराशा का भाव आ गया, वही एल्डर विभीषण की आंखें खुशी से चमक उठी। आकर्ष के इस फैसले और उसकी प्रतिभा दोनों से वह काफी ज्यादा खुश थे। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, एल्डर आस्तिक ने कहा। अभी आप दोनों इस बारे में भूल जाइए। फिलहाल के लिए तो यह सोचिए कि बाहर अजिताभ को क्या जवाब देंगे। उसके हिसाब से तो मेरे पास पीले रंग का चक्रमूल है, इसलिए वह मुझे मारने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा है और छोटे छोटे प्यादों को भेज रहा है। लेकिन जब उसे पता चल जाएगा कि मेरे पास आसमानी रंग का चक्रमूल है, तो वह खुद मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों ऐसा चाहेंगे। आप लोगों ने कुछ सोचा है कि इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? आकर्ष ने कहा। उसकी तुम चिंता मत करो, हमारे पास कई तरीके हैं। एल्डर आस्तिक ने एल्डर विभीषण की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने ऊर्जा के घेरे को निष्क्रिय कर दिया। बाहर खड़े सभी लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि आकर्ष को सजा मिलेगी, लेकिन जब घेरा गायब हुआ और उन्होंने आकर्ष को भीतर सही सलामत देखा तो सभी उलझन में पड़ गए। अजिताभ भी परेशान नजर आने लगा। एल्डर आस्तिक, यह क्या है? आपने इसे सजा क्यों नहीं दी? अजिताभ ने पूछा। हमने मामले की जांच की है। हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सारी गलती सुधीर की थी। उसने पहले आकर्ष पर प्रहार किया, जिस कारण से अपनी आत्मरक्षा में आकर्ष ने उसे खत्म किया, और अनिल के मामले में कहीं ना कहीं आकर्ष दोषी है। हालांकि उसमें भी गलती अनिल ने पहले की थी, लेकिन आकर्ष को इस तरह से आवेग में आकर उसे खत्म नहीं करना चाहिए था। आकर्ष दोषी पाया गया है, लेकिन क्योंकि यह आपके विभाग का सदस्य है, तो अब इसे क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला आपके विभाग के न्याय समूह के द्वारा किया जाएगा, एल्डर आस्तिक ने कहा। उनका यह फैसला सुनकर सारे शिष्य उनसे सहमति जताने लगे। उनकी नजरों में तो यह बिल्कुल सही फैसला था। अब सजा का पूरा अधिकार एल्डर विभीषण के पास जा चुका था। लेकिन इस समय पर अजिताभ बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके हिसाब से न्याय समूह इस पूरे मामले को काफी हल्के में ले रहा था। मैंने और एल्डर आस्तिक दोनों ने इस मामले की जांच करने के बाद फैसला किया है कि आकर्ष को 3 महीने बाद पहले खदान में 10 सालों के लिए काम पर भेजा जाएगा। यही इसकी सजा होगी, एल्डर विभीषण ने घोषणा करते हुए कहा। यह सुनकर तो सारे शिष्यों के चेहरे के भाव और भी ज्यादा अजीब हो गए। समस्या उन्हें सजा से नहीं थी, बल्कि इससे थी कि आकर्ष को ऐसी सजा क्यों दी गई है। उसका अपराध तो और भी बड़ा था, जबकि यह सजा उसके अपराध की तुलना में बहुत छोटी थी। एल्डर विभीषण, यह किस प्रकार की सजा हुई? आपने खुद ने कहा कि आकर्ष को दोषी पाया गया है, तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इतनी छोटी सजा देकर आप बाकियों के सामने न्याय समूह की बेइज्जती करवा रहे हैं, अजिताभ ने कर्कश स्वर में कहा। एल्डर अजिताभ, अगर आपको न्याय समूह के इस फैसले से कोई आपत्ति है, तो आप अपनी आपत्ति को लिखित में मुख्य विभाग के न्याय समूह के पास जमा करवा सकते हैं। कुछ ही समय बाद हम दोनों भी इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज मुख्य विभाग के पास भेजने वाले हैं। अगर मुख्य विभाग को लगा कि कुछ गलती हुई है, तो वह अपना फैसला सुना देंगे, और अगर उन्हें लगा कि कोई गलती नहीं हुई है और आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो आप सजा के लिए तैयार रहना, एल्डर विभीषण ने कहा। यह सुनकर तो अजिताभ के चेहरे का रंग पूरा पीला पड़ गया। अगर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और वह खारिज हुई तो फिर बहुत कड़ी सजा मिल सकती थी। वैसे एल्डर विभीषण ने यह सब कुछ जानबूझकर कहा था। उन्हें पता था कि अगर आकर्ष को वह अपना शिष्य बना लेते हैं, तो अजिताभ से कभी भी उसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने अजिताभ को डराने की कोशिश की। बाकी आकर्ष की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर ली थी। उन्होंने तय किया था कि वापस अपने विभाग में लौटने के बाद वह आकर्ष को सीधे विभाग प्रमुख के पास भेज देंगे।
एक बार अगर आकर्ष को विभाग प्रमुख का समर्थन प्राप्त हो गया तो फिर एल्डर अजिताभ जैसा व्यक्ति आकर्ष का कुछ भी नहीं कर पाएगा।